नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं अनिल कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूँ शख्सियत का पहला एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री की टी सीरीज के डायरेक्टर गुलशन कुमार के बारे में। गुलशन कुमार एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति है, जिन्होंने म्यूजिक फील्ड में एक क्रांति ला करके रख दी। क्रांति की बात करें तो आज सब लोग जानते हैं कि टी सीरीज कंपनी वर्ल्ड की सबसे जो कि म्यूजिक फील्ड में दशकों से अपनी ऊंचाई को छू रही है, अपना पहला नंबर कायम रखे हुए। तो आज हम बात करेंगे गुलशन कुमार की कुछ खूबियों के बारे में, कैसे उनकी करियर का शुरुआत होता है, कैसे किस तरीके से उनके करियर का अंत होता है, क्या क्या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किन वजहों से उनकी करियर का अंत होता है। ये सब चीजें आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके करियर की शुरुआत के बारे में। गुलशन कुमार जी का जन्म दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के अंदर उन्होंने एक जूट की दुकान से अपना काम शुरू किया था। अपने छोटे भाई कृष्ण कुमार के साथ में उन्होंने जूस की शॉप का काम शुरू किया। उसके बाद में दोनों की जो भी सोच थी, सोच के अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा और करना चाहिए। उन्होंने अपना नया काम शुरू करने की सोची, जिसमें उन्होंने अपनी दुकान को चेंज कर दिया एक बड़ी दुकान लेने के साथ में उन्होंने म्यूजिक फील्ड में अपना कुछ नया काम शुरू करने की सोची, जिसकी शुरुआत उन्होंने गानों की जो कैसेट होती है वहां से इन्होंने शुरुआत की। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि उस टाइम उनके कंपटीशन में बहुत सारे कैसेट्स मार्केट में थी, तो कंपटीशन भी बहुत जबरदस्त था। इस वजह से उन्होंने देखा कि अगर उनकी कैसेट के दाम बहुत ही कम होते हैं, पैसे भी बहुत कम होते हैं कैसेट, तो ही वो मार्केट में चल पाएंगे, नहीं तो कॉम्पिटिटर उनके मार्केट में इतने नहीं है। तो कॉम्पिटिशन में जो भी उन्होंने कैसेट उतारी थी, उनका दाम उनके कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही कम था। मतलब अगर कॉम्पिटिटर का जो भी दाम कैसेट का दाम था वो अगर 40 रुपये था, उनकी कैसेट का दाम 10 रुपये था। इस तरीके से उन्होंने शुरुआत करके और अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में बीट कर दिया। कुछ ही टाइम में गुलशन कुमार ने मार्केट में बहुत ही बड़ी धाक जमा ली थी और वहां से शुरुआत करके उन्होंने मुंबई का रुख कर दिया। मुंबई में 90s के दशक में जाने के बाद में कुछ ही समय में गुलशन कुमार ने इंडस्ट्री की 65% जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री थी उसके 65% पर अपना कब्जा जमा लिया। वो कब्जा किस तरीके से जमा लिया था वो बताना चाह रहा हूँ कि अब म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में जितनी फिल्में बनती थी, उनका जितना भी म्यूजिक होता था, उस म्यूजिक का 65% म्यूजिक के जो राइट्स होते थे वो गुलशन कुमार की खरीद होते थे। मतलब कि 65% फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री में गुलशन कुमार की कंपनी इस चीज का दबदबा था। अब मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि अगर 65% किसी भी कंपनी का किसी भी फील्ड में दबदबा होता है तो उनके कॉम्पिटिशन में कोई भी कंपनी नहीं पाती। तो यही कारण था कि उस समय में टी सीरीज कंपनी ने बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल करी और आज तक वो कायम है। हम बात करते हैं गुलशन कुमार जी एक बहुत ही बड़ी शख्सियत थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि गुलशन कुमार जी ने अपनी करियर की शुरुआत की थी, तो वो उनकी सोच जो थी ना वो सबसे डिफरेंट थी। डिफरेंट किस तरीके से थी, वो हमेशा न्यू कमर्स को मौका देते थे। चाहे सिंगर्स की बात करें, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करें, चाहे कंपोजर्स की बात करें, हमेशा उन्होंने नए म्यूजिक डायरेक्टर को, नए सिंगर्स को मौका दिया। इस तरीके से उन्होंने बहुत ही नई नई प्रतिभाओं को सामने लाने का काम किया था, जो कि आगे जाकर के आज नाम की जो भी म्यूजिक डायरेक्टर्स है, सिंगर्स है, वो आज भी फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत है, तो अपना काम कर रहे हैं। तो गुलशन कुमार जी धार्मिक होने के साथ साथ एक अच्छी शख्सियत होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था, उनकी एक सबसे बड़ी सोच ये थी कि अगर उनके द्वारा लॉन्च किया हुआ, उनके द्वारा प्लेटफॉर्म दिया हुआ कोई भी सिंगर या कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर अगर आगे बढ़ गया, उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली, उसके बाद में वो नए प्रतिभाओं की खोज में लग जाते थे। इस तरीके से म्यूजिक इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को म्यूजिक इंडस्ट्री में वो लेकर के आए और लाने के बाद में उनको कामयाब बनाया। कामयाब बनाने के बाद में आज भी आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी प्रतिभाएं, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, बड़े बड़े कंपोजर्स आज भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी
तो कुछ नए सिंगर्स के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया था। उन सिंगर्स के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जिनमें अहम नाम आप मान सकते हो अनुराधा पौडवाल जी, कबीर खान जी, म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण जी, जो आज बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर अपने टाइम पे रहे हैं, आज भी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको गुलशन कुमार जी ने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था और वो आज बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि गुलशन कुमार जी बहुत ही शख्सियत होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान थे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने नए नए प्रतिभाओं को आगे लाने की कार्य किया। अब मैं बात करता हूँ गुलशन कुमार जी का इतना अच्छा करियर था, इतना अच्छा वो काम करते थे, इसके बावजूद ऐसी क्या घटना घटी कि उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो मैं बताना चाहूँगा कि उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड, बहुत ही अच्छे मित्र और उनको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म गुलशन कुमार जी ने दिया था, जिनका नाम था म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। नदीम श्रवण जी की मैं बात करता हूँ तो नदीम श्रवण जी ने क्या किया, म्यूजिक डायरेक्टर होने के साथ साथ उन्होंने फैसला किया कि वो गाना गाना भी शुरू करें। तो गुलशन कुमार जी से इस बारे में डिस्कशन किया, गुलशन कुमार जी ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, आप अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे हो, आप अपने फील्ड में ध्यान दीजिए, गाना गाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप अपने फील्ड में ध्यान दीजिए, म्यूजिक डायरेक्टर का काम कीजिए। लेकिन इस बात को लेकर नदीम श्रवण को लगा कि नहीं, मुझे लग रहा है कि गुलशन कुमार जी मेरी कान खिंचाई कर रहे हैं, वो मेरे से कंपटीशन नहीं चाह रहे, इसलिए मुझे बोल रहे हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर में आप म्यूजिक डायरेक्टर बनते रहिए, आपको सिंगर बनने की कोई जरूरत नहीं है। इससे उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा नदीम श्रवण को, और उन्होंने अपना 3 गानों का एक एल्बम निकाला, 3 गानों का एल्बम निकाल करके और टी सीरीज को, कंपनी को उसके राइट्स बेचने के लिए कहा, गुलशन कुमार जी को गानों को अच्छे से प्रमोट करने के लिए कहा टी सीरीज के साथ में। लेकिन गुलशन कुमार जी ने ये काम करने के लिए मना कर दिया। एक अच्छे फ्रेंड होने के नाते उन्होंने गुलशन कुमार जी ने नदीम श्रवण को अच्छी राय दी, लेकिन उनको इसका उल्टा लगा। इसके बाद में क्या होता है कि किसी भी कोशिश के द्वारा नदीम श्रवण जी ने इन 3 गानों को टी सीरीज के थ्रू गुलशन कुमार जी को अच्छे से प्रमोट करवा दिया। प्रमोट करवाने के बाद क्या होता है, नदीम श्रवण ने आगे के अपने गाने बनाने शुरू कर दिए। हालांकि जो नदीम श्रवण ने जो गाने बनवाए थे उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। आगे क्या होता है कि नदीम श्रवण ने अपना काम वापस जारी रखा और अपना आगे के गाने बनाना शुरू कर दिया। जब आगे के गाने बना करके गुलशन कुमार जी के पास में नदीम श्रवण आते हैं रिलीज करवाने के लिए, तो गुलशन कुमार जी उनको साफ तौर पे मना कर देते हैं कि नहीं नदीम जी, मैं आपके गाने नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आपके गानों का जो रिलीज है, जो रिव्यूज है, लोगों का जो सुनने का तरीका है, वो लोगों को मतलब आपके गाने बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए मैं आपके गानों को रिलीज नहीं कर पाऊंगा। इस बात की चिढ़ नदीम श्रवण को लगती है। नदीम श्रवण ने, उनको लगता है कि गुलशन कुमार चाहते हैं कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊँ, उनके कॉम्पिटिशन में ना रहूँ। इसलिए नदीम श्रवण सोचते हैं, गुलशन कुमार जी चाहते हैं कि नदीम श्रवण इस इंडस्ट्री में काम नहीं करे और वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाए, उनके कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाए। लेकिन गुलशन कुमार जी ऐसा कोई नजरिया था नहीं। जब नदीम श्रवण को लगता है कि उनके गाने चल रहे हैं बात, ना ही टी सीरीज कंपनी उनके गानों के राइट्स खरीदेंगे, तो नदीम श्रवण को बहुत ही बुरा लगता है। उनको लगता है कि मैं मार्केट से आउट होकर जा रहा हूँ। तो उन नदीम श्रवण के जो रिश्ते होते हैं वो अंडरवर्ल्ड के दोनों आउट के जो राइट होते हैं उससे से नदीम श्रवण अपनी जो भी परेशानी होती है उसके बारे में अबू सलेम से जिक्र करते हैं। जिक्र करने के बाद में अबू सलेम डायरेक्टली गुलशन कुमार को कॉल करते हैं और गुलशन कुमार को नदीम श्रवण की जो परेशानी होती है उसके बारे में तो जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन गुलशन कुमार को परेशान करने के लिए गुलशन कुमार जी से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हैं। जब 10 करोड़ रुपए की फिरौती गुलशन कुमार जी से मांगते हैं तो गुलशन कुमार जी अबू सलेम से कुछ समय चाहते हैं कि अभी मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं, मुझे कुछ समय चाहिए। इस तरीके से अबू सलेम गुलशन कुमार को 3 दिन का समय देते हैं कि 3 दिन के अंदर आपको 10 करोड़ रुपए की फिरौती का भुगतान करना होगा। जब 3 दिन का समय बीत जाता है और अबू सलेम का जो वापस कॉल आता है, ये बात है 1997 की, तो गुलशन कुमार जी यह कहकर मना कर देते हैं कि मेरे पास पैसा है नहीं, अभी पिछली फिरौती
1996, मतलब कि एक साल पहले ही मैंने आपको दी थी। अभी मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट है नहीं, लेकिन जब कॉल आता है, कॉल के समय गुलशन कुमार जी के छोटे भाई और उनके सबसे प्रिय भाई कृष्ण कुमार जी उनके साथ में होते हैं। कृष्ण कुमार इस बात से डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि उस टाइम पे मुंबई में अंडरवर्ल्ड जोन दाऊद इब्राहिम का बहुत ही बड़ा खौफ था। फिरौती का छोटा मोटा ये बहुत ही बड़ा काम वहाँ पे चलता रहता था, और इंडस्ट्री से बहुत ही पैसा फिरौती हो रही थी। बड़े बड़े एक्टर्स है, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स है, बड़ी बड़ी कंपनी ये करते थे दाऊद इब्राहिम। तो इस तरीके से उनके छोटे भाई कृष्ण कुमार गुलशन कुमार जी को बोलते हैं, भैया क्यों नहीं, जितना पैसा वो मांग रहे हैं उनको दे देना चाहिए, उनको बहुत बड़े लोन है, अपने को पैसों से ज्यादा अपनी जिंदगी लगेगी, तो आप उनको पैसा दे दीजिए। तो गुलशन कुमार जी मना कर देते हैं। तो बात ये बोलते हैं, कृष्ण, अगर दाऊद इब्राहिम को मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, इससे अच्छा मैं माँ वैष्णो देवी जाके तो उनके मंदिर में एक बहुत ही बड़ा भंडारा करवा सकता हूँ, लेकिन दाऊद को मैं पैसे नहीं दे सकता क्योंकि उसका रोज रोज का परेशान करने का काम हो गया है। ये कह करके वो वहां से उस बात को काट देते हैं और कृष्ण कुमार जी को बोल देते हैं कि टेंशन ना ले, मैं सब कुछ देख लूंगा। उसके बाद में क्या होता है कि जब गुलशन कुमार जी अबू सलेम को ये बात बोलते हैं, तो अबू सलेम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अबू सलेम झटपटा जाता है और अबू सलेम जल्द से जल्द गुलशन कुमार को खत्म करने की तरकीब होती है। गुलशन कुमार जी एक बहुत ही बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, उनका धर्म में बहुत बड़ा विश्वास था। तो गुलशन कुमार जी जब भी मुंबई होते थे तो स्लम एरिया में एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, वहाँ पे वो पूजा पाठ करने के लिए जाया करते थे। जब भी मुंबई होते थे सुबह और शाम दोनों समय वहाँ पे वो पूजा पाठ के लिए जाया करते थे। जब उन्होंने पूजा पाठ उस मंदिर में शुरू कर दी, उस टाइम पे मंदिर बहुत छोटा सा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे उनकी आस्था उस मंदिर के लिए, भगवान के लिए बढ़ती गई, उन्होंने उस मंदिर को बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य बना दिया अपने पैसों से। उस तरीके से जिस तरीके से गुलशन कुमार जी ने उस मंदिर को बनाया, तो गुलशन कुमार जी को वहाँ के सब लोग जानते थे, बहुत ही अच्छे इंसान है। तो छोटे से मंदिर को उन्होंने बहुत ही बड़े मंदिर का रूप दे दिया था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च किया था, बहुत ही अच्छा मंदिर बना दिया था। तो वहाँ के जो लोकल इंसान थे, उन्होंने भी उस मंदिर में आकर के पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से गुलशन कुमार जी वहाँ पे उनका जो भी है पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता रहता था सुबह और शाम। एक दिन क्या होता है, गुलशन कुमार जी सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे करीब वहाँ पे पूजा पाठ के लिए गए होते हैं। अपनी 40-50 मिनट की जो भी पूजा पाठ होती है, पूजा पाठ होने के बाद में वापस मंदिर से निकलते हुए अपनी गाड़ी के पास में आते हैं। जब वो गाड़ी के पास में आते तो वहाँ देखते हैं कि 3 लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं गाड़ी के पास में, जिसमें एक लंबे बालों का इंसान है और 2 उसके साथ में हो रहे हैं। उसमें से जो लंबे बालों वाला इंसान है वो गुलशन कुमार जी के सामने पिस्टल तान देता है। पिस्टल तान करके गुलशन कुमार को बोलता है, जैसा कि वहाँ के जो लोकल आदमी थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी उस टाइम, जो वहाँ के लोकल आदमी था, उस टाइम पे जो लंबे बालों वाला आदमी था उसने गुलशन कुमार जी को पिस्टल तानी। गुलशन कुमार जी को कहा कि बहुत हो गई तेरी पूजा पाठ, अब ऊपर जाकर के पूजा करना। ऐसा करके वो पहली गोली को चलाता है तो गुलशन कुमार जी की खोपड़ी में लगती है। उसके बाद में उसके साथ में दोनों जो आदमी होते हैं उन्होंने भी गोलीबारी करना शुरू कर दी और इस तरीके से गुलशन कुमार जी के पूरे शरीर में 16 गोलियां डाल दी। गुलशन कुमार जी को वहां से उनके ड्राइवर जल्द से जल्द वहां से अस्पताल लेके गए, लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित कर दिया। पूरी इंडस्ट्री के अंदर शोक की लहर फैल गई कि गुलशन कुमार जी का मर्डर हो गया है। उसके बाद उसको दिल्ली में वहाँ लाया गया, तो जो पैतृक स्थान पे उनके शव को लेके आया तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, उनके चाहने वाले लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, आ गए थे। इंडस्ट्री से जो भी लोग थे जिनको उन्होंने काम किया था, उनके काफी लोग थे, शामिल थे, सलीम खान और बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन लोगों को उन्होंने काम किया था उसमें से एक लोग वहाँ पे शामिल नहीं था, उसका नाम था नदीम शर्मा। नदीम शर्मा के बारे में आपको मैंने बताया था
नदीम श्रवण को गुलशन कुमार जी ने इंडस्ट्री में लाने का काम किया था, उनको बहुत ही बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनाया था और दोनों की बहुत ही जबरदस्त गहरी दोस्ती थी। नदीम श्रवण वहां पे उपस्थित नहीं होते तो सबकी निगाह, सबका शक उन्हीं पे जाता है। अब उनको अपने पैतृक दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद में 4 या 5 दिन बाद में जो भी है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद में सबसे पहले जो पहला शूटर था, जो लंबे बालों वाला जो मैंने आपको बताया था, उसका जो भी पुलिस उसको जैसे पकड़ती है, पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ करती है। पूछताछ जब करती है तो पूछताछ में वो जो शूटर था, उस शूटर ने बताया कि गुलशन कुमार जी को मारने का जो भी प्लान बना था वो कहाँ बना था और किसकी वजह से बना था, किसने बनाया था। उसमें नाम आता है अबू सलेम का। और ये मीटिंग हुई थी दुबई के अंदर। दुबई में अनीश इब्राहिम जो दाऊद का भाई था, छोटा भाई, उसके ऑफिस में, अनीश इब्राहिम के ऑफिस में ये मीटिंग होती है और उनको प्लान बनता है। उसके बाद में 3 शूटर्स को हायर किया जाता है गुलशन कुमार के बाद। और ये प्लान क्यों बना था, ये प्लान तो इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन ये प्लान क्यों बना था इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब क्या होता है, ये सब चीजें सामने आती है। सामने आने के बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। एक शूटर पकड़ में आ जाता है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। उसके साथ में जो 2 शूटर थे वो भी पकड़ में आ जाते हैं। दोनों जो पकड़ में आते हैं उनसे जो इन्वेस्टिगेशन होती है, पूछताछ होती है, उसमें भी जो पहला शूटर था जिसने जो बात गलती हुई बात, वो दोनों शूटर बताते हैं तो दोनों की बात सेम होती है। उसमें एक नई बात निकल करके आती है। जब दोनों शूटर पकड़ में आती है, उनसे पूछताछ होती है तो वो बताते हैं कि उनको गुलशन कुमार जी को मारने के लिए 25 लाख रुपए की फिरौती मिली। और वो फिरौती किसने दी थी? वो फिरौती दी थी टिप्स म्यूजिक कंपनी, इंडस्ट्री की आज बहुत ही बड़ी कंपनी है। टिप्स म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर रमेश तोरानी। जी हाँ, रमेश तोरानी आज बहुत ही बड़े शख्स हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में। आज इस सीरीज के कॉम्पिटिशन में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्म को गाने रिलीज करते हैं, बड़ी बड़ी फिल्म के गाने को रिलीज से वो खरीदते हैं। तो रमेश तोरानी ने उनको 25 लाख रुपए की फिरौती दी। ये क्यों दी, इसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी आज तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन 25 लाख रुपए की फिरौती दी, ये सब कुछ साफ हो गया। इस केस में तीनों शूटर के साथ साथ रमेश तोरानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और कृष्ण कुमार जी के कहने पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस चाहती है कि नदीम श्रवण, जो कि उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे कृष्ण कुमार जी के, वो आजकल उनके बहुत अच्छे मित्र नहीं है जब वो मौजूद थे, और ना ही उनके साथ में काम करते हैं, और ना ही इतने अच्छे मित्र होने के साथ साथ जब उनका जब मर्डर हुआ था तो उनके दाह संस्कार में मौजूद नहीं थे। तो शक का गहरा शक सीधा नदीम श्रवण पर जाता है। तो नदीम श्रवण से जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि नदीम श्रवण इंडिया में नहीं है। नदीम श्रवण बहुत पहले ही मुंबई छोड़ गई और लंदन जा चुका है। जब नदीम श्रवण से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है पता चलता है कि नदीम श्रवण इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि वो बहुत ही पहले अपनी वाइफ के प्रेग्नेंट होने की वजह से उनके साथ में लंदन जा चुका है। उनके इस बारे में कोई जानकारी नहीं और अब गुलशन कुमार से कोई बातचीत नहीं, कोई दोस्ती नहीं, ऐसा करके बात को टाल देते हैं। और जब भी इंडिया आएंगे, जब भी भारत में आएंगे तो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे, पुलिस से आकर के मिलेंगे। लेकिन आज की तारीख में ना तो नदीम श्रवण भारत आया है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी, और ना ही नदीम श्रवण को जो गुलशन कुमार जी का केस था उसके बारे में उसके लिए कोई सजा हुई, ना कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हम बात करते हैं कि इतना बड़ा शक का घेरा होने के बावजूद पुलिस ने इनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, ना ही कोशिश करी कि नदीम श्रवण को लंदन से लाया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके बावजूद
जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी, शूटर के साथ साथ रमेश तोरानी के साथ साथ 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 19 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें जो मजिस्ट्रेट ने, जज ने जो कोर्ट से सजा सुनाई, वो सिर्फ सजा एक ही इंसान को सुनाई। वो इंसान था जो पहला शूटर था, लंबे बालों वाला। उस शूटर को सजा सुनाई कोर्ट में, और वो सजा थी उम्र कैद की। उम्र कैद की सजा होने के पीछे रीजन, क्योंकि इतना बड़ा मर्डर था तो फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन जज ने ये कह करके बात को टाल दिया, यह सजा सुनाई कि ये प्लान जो था किसी और का बनाया हुआ था। शूटर था, उसने अपना काम किया, इसको जो भी काम के लिए पैसा मिला, इसलिए इसने अपना काम किया, इसलिए इसको उम्र कैद की सजा होगी, फांसी की सजा नहीं होता। जज साहब के सजा सुनाने के बाद में एक शूटर जिसको उम्र कैद होती है, इसके सिवा जो 18 लोग बचते हैं, जिसमें रमेश तोरानी जो डायरेक्टर है वो भी होते हैं, इन सबको मिलाकर सबको बरी किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात इस केस के अंदर ये होती है कि जो गुलशन कुमार जी को मारने का, जो मर्डर का जो प्लान बना वो अपनी फ्रेंड ने बनाया, लेकिन इस केस में उस फ्रेंड का कहीं नाम भी नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए तो ये आज केस बंद हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी खामी इस केस की होती है कि मर्डर का जो प्लान बना था अबू सलेम, उस अबू सलेम का नाम इस पूरे केस में नहीं है। और जब अबू सलेम को इंडिया लाया जाता है, इंडिया उसको लाया जाता है, तो उसको पुर्तगाल से इंडिया लाया जाता है। तो पुर्तगाल से जब इंडिया लाया जाता है, उसको पुर्तगाल और इंडिया के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक संधि होती है। संधि के तहत अबू सलेम को जो क्रिमिनल केस होते हैं, जिसके लिए पुर्तगाल से उसको इंडिया लाया जाता है, इसके सिवा उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। इस बात का संधि में जिक्र होता है भारत और पुर्तगाल के बीच में होता है। लेकिन देखा जाता है कि अबू सलेम का इस केस के अंदर इस चार्जशीट में नाम ही नहीं होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस केस से, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। अबू सलेम इस केस से बिल्कुल बरी होता है, जिसने इस मर्डर केस का प्लान बनाया था। सबसे बड़ी बात ये होती है कि गुलशन कुमार जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए थे। म्यूजिक इंडस्ट्री में जब उन्होंने शुरुआत करी, उसके बाद में 41 साल की उम्र उनकी थी, उस उम्र तक उन्होंने एक म्यूजिक फील्ड में क्रांति ला दी। उनके कंपटीशन में बहुत कम कंपनियां थी जो उनके सामने टिक पा रही थी, और बहुत ही अच्छे अच्छे नए म्यूजिक डायरेक्टर्स है, सिंगर्स हैं, नए प्रतिभाओं को मौका दिया, जिससे कि बहुत लोगों को काम करने का मौका मिला, सक्सेस होने का मौका मिला, और वो लोग आज भी काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी किसी की अच्छाई भी इस तरीके से गुलशन कुमार जी को दे दी थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे कर्म किए, बहुत ही अच्छे कार्य किए, बहुत लोगों को उन्होंने आगे लाने इसके बावजूद उनके साथ में जो हुआ सब आपके सामने। तो दोस्तों, ये था गुलशन कुमार जी की करियर की कहानी, उनकी शुरुआत से लेकर कंपनी आज भी चल रही है। उनके छोटे भाई कृष्ण कुमार जी चला रहे हैं, तीसरे गुलशन कुमार छोटी सी उम्र में बहुत ही बड़ा, लेकिन उसके साथ साथ आज मुंबई में देख सकते हो कि जो फिरौती का काम था वो लगभग खत्म हो चुका है। ऐसी कोई भी परेशानी किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर, किसी भी फिल्म मेकर, किसी भी सिंगर को इस परेशानी से जूझना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी बहुत सारा कॉम्पिटिशन आज फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन है, जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, पीछे बहुत सारे कैसे सुसाइड किया सब लोगों के सामने है। तो आज भी परिवारवाद चलता है, नए लोग जल्दी से कुछ नहीं पाते हैं। तो हम जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, नए एपिसोड के साथ में। मैं हूं अनिल कुमार और आप देखते रहिए नए एपिसोड के लिए नेशनल न्यूज़। धन्यवाद।